स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है आज के सेशन में, जहां पे हम ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिनके बारे में हम आज सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। 2 क्वेश्चंस आर देयर। First one is, not many years ago, river linking was a concept, but it is becoming a reality in the country. Discuss the advantages of river linking and its possible impact on the environment. बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन इजी है, समझ आया? ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज? हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर बेसिक एनवायरनमेंट की आप नॉलेज रखते हो, आप इन्हें इजीली आंसर कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन की खासियत। क्वेश्चन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है, लेट अस सी। बिफोर दैट, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको होना चाहिए। वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़िए। मेरे सेशंस के लिंक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप मुझसे कनेक्ट होकर कुछ पूछना चाहते हैं तो वसु कटारा, वसु.कटारा, ये डॉट याद रखिएगा, @studiiq.com आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आपको टेलीग्राम ऐप में जाकर बस मेरा नाम वसु कटारा स्टडी IQ सर्च करना है बिना स्पेस के, और आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन सबसे पहला स्क्रीन पे आपके सामने है। इसको एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप पूरी तरह अच्छे से जुड़ के हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैच 5 UPSC का लाइव हो चुका है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, GS प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसमें जुड़ने की प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसे 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला पार्ट जिसका होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है पहला पार्ट? इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इस क्वेश्चन का आप परिचय देखने जा रहे हैं मेरे साथ। फिर मुख्य भाग, मेन बॉडी, और मेन बॉडी में हम समझेंगे कि कैसे इसका आप एक्सप्लेनेशन दोगे क्वेश्चन का। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट आपका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन के अंदर आपको परिचय तो शुरुआत में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है। कंक्लूजन होता है कि आप जस्टिफाई कर सको कि जो आपने एक्सप्लेन किया उसका मतलब बन रहा है, सेंस बन रहा है, और एक पॉजिटिव नोट पे, सकारात्मक बिंदु के साथ आप सवाल का अंत कर सके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। क्वेश्चन सिंपल है, रिवर लिंकिंग के बारे में पूछा गया है। रिवर लिंकिंग, नदियों को जोड़ने का काम, इसको इंट्रोड्यूस तो करना होगा ना, बताना होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रिवर लिंकिंग कॉन्सेप्ट। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट जो इंडिया के अंदर आज भी बहुत प्रसिद्ध है, वो ये है कि नदियां, दो ऐसी नदियां, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, उनको जोड़ा जाता है, जिसमें एक नदी है डेफिशिएंट वाटर वाली रिवर, जिसमें पानी कम है, दूसरी नदी है जिसमें पानी ज्यादा है। दोनों को जोड़कर एक जिसमें एक्सेस वाटर है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल है, दूसरा जिसमें कम मात्रा में जल है, उन दोनों को जोड़कर हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि एक जिसमें एक्सेस वाटर है, उस वाटर को हम जो डेफिशिएंट, जिसमें पानी कम है, उस तक भेज सके, और उन इलाकों को जो सूखाग्रस्त है, जहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर नहीं है, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। दोस्तों, ये आपको देखने मिलेगा एज पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि रिवर लिंकिंग क्यों की जाती है। इस रीजन से की जाती है कि 2 या 2 से ज्यादा इलाकों के अंदर जाने वाली नदियों को, वाटर बॉडीज को हम कनेक्ट कर सके, और जिस वाटर बॉडी में पानी कम है, उसको हम पानी जो एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल सके, इसका कार्य संपन्न कर सके एक लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत। क्या ऐसा भारत में हुआ है? जी हाँ। इंट्रोडक्शन के अंदर आप नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में बताएंगे। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में। इंडिया के अंदर 14 नदियों का, 14 रिवर्स को
लिंक करने के लिए हिमालयन रिवर्स 14 नंबर में, जो टोटल 14 हिमालयन रिवर्स को लिंक करने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया है। ये आपको बात याद रखनी है। 16 रिवर्स जो कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं। पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स का मतलब क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स मतलब जो हमारे पेनिनसुलर रीजन, इंडिया के पेनिनसुलर, दक्षिण भारत, दक्कन का इलाका, उस रीजन से जुड़ी हुई हैं। और 14 हिमालयन रिवर्स मतलब जो कि हिमालय में जिनका उद्गम होता है, जिनका हिमालय से आउटफ्लो होता है दोस्तों। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, जब जल शक्ति मंत्रालय जिसको अब कहा जाता है, उनके तहत ये 14 हिमालयन रिवर्स और 16 पेनिनसुलर रिवर्स को अलग अलग रिवर्स के साथ मर्ज करने का, लिंक करने का, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर करने का, इंटर बेसिन मतलब दो नदियों के बीच में पानी ट्रांसफर करने का कार्य करना है हमें। इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर करने का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें फील्ड सर्वे कर रहे थे, जगह जगह जाकर देख रहे थे कि रिवर लिंकिंग करना पॉसिबल है। डिटेल्ड स्टडीज करी जा रही थी ताकि एक नेटवर्क क्रिएट कर सके हम रिवर्स का, रिजर्वॉयर्स का, कनाल का, जिससे हम वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर सके और जिन एरिया में वाटर शॉर्टेज है उनकी जरूरत, उनकी कमी दूर कर सके। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इलाके हैं, उनको वाटर जो डेफिशिएंसी है, उनकी जल की जरूरत है, वो पूरा किया जाएगा। उस इलाके को वैसे बुंदेलखंड एरिया कहते हैं। उस एरिया में आपको काफी मात्रा में वाटर बॉडी से पानी अवेलेबल कराया जाएगा केन बेटवा रिवर्स को कनेक्ट करके। वहाँ के निवासी लोगों को घरों में इस्तेमाल के लिए, पानी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। खेती के अंदर कनाल से पानी मिल सके, ये सुविधा भी दी जाएगी दोस्तों। इंट्रोडक्शन बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया। अब व्हाट आर दी एडवांटेजेस, आओ ये हम मेन बॉडी के तौर पे देखेंगे। व्हाट आर दी एडवांटेजेस, मेन बॉडी में हम फायदे देखने जा रहे हैं। What are the advantages? लाभ देखो, सबसे पहला कि वाटर शॉर्टेज जहां जहां है उनकी जरूरत पूरी हो सकेगी। अच्छा, शॉर्टेज में ही हेल्प नहीं करेगा, जिस क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है, फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, ठीक है ना, उन इलाकों से भी, जिन जगहों पे ज्यादा पानी है उन जगहों से पानी निकालकर उन क्षेत्रों तक ले जाया जाएगा, रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां पे पानी कम है। तो जहां पे फ्लड्स आते हैं वहां पे फ्लड्स को रोकने की कोशिश की जाएगी वाटर डाइवर्ट करके। जहां वाटर शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इससे वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी लोगों के पास, लोगों के घरों में इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए, घरों में इस्तेमाल करने के लिए वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी। खेतों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, फार्म्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। ड्रॉट जहां आता है, सूखा जहां पड़ता है, काल जहां पड़ता है, उन इलाकों में भी वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। ड्राई एरियाज में, ड्राई लैंड के अंदर केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। बुंदेलखंड का जो इलाका है बहुत सूखाग्रस्त इलाका है, उनको लाभ मिल पाएगा इसका। आगे चलें, आपके मैं चार्ट्स भी देख रहा हूं, प्लीज आप पहले क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करिए, इसके आपके हिसाब से और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बताते रहिए। नेक्स्ट, कि चलो लिख भी देता हूं अलग से कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा खेतों में, ठीक है। हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए तो होगा ही होगा, इरिगेशन के लिए भी पानी मिल सकेगा, सिंचाई के लिए भी पानी मिल सकेगा, जिससे लोग अनाज उगाएंगे। खाने पीने की वस्तु, अनाज हो गया, फूड ग्रेन्स के अलावा कई सारी चीजें खेती में इस्तेमाल करके हम इसका फायदा ले पाएंगे। और जो इलाके सूखाग्रस्त हैं उनको भी हम फायदा दे पाएंगे, लोग पीने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। चलो मूविंग अहेड, आगे इन लोगों की, इन परिवारों की, यहाँ पे 4th पॉइंट लिख रहा हूं मैं, समृद्धि बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, और इससे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये बढ़ेगी। हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में खेती कर पाएंगे, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन गुड क्वांटिटी हो पाएगा, तब उससे ऑब्वियसली पैसा भी कमा पाएंगे सेल करके। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हो, बिजली से पानी, पन बिजली जिसे कहते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल भी है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 5th पॉइंट के तौर पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेंशियल,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेंशियल, ये भी आपके पास एक पोटेंशियल रहेगा, बिजली बना सकते हो आप। अच्छा, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल है, शिप्स और छोटी छोटी बोट्स चल सकती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन, इनलैंड वाटरवेज बनाए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पॉसिबल है, इनलैंड वाटरवेज बनाए जा सकते हैं, बिजली बनाई जा सकती है, उस पानी के अंदर मछली पालन किया जा सकता है, एक्वाकल्चर जिसे कहते हैं, बहुत कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग रिवर लिंकेज फैसिलिटी। बट क्या इसका कोई इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे? क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है, तो अब जस्टिफाई तो करना है। बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो इन इलाकों में जो जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनका तो घर डूब जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, पेड़ पौधे सब पानी के नीचे दब जाएंगे, तो उस वजह से बहुत बड़े स्तर पर पेड़ की कटाई हो जाएगी, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जिसे, बहुत बड़े स्तर पर पेड़ की कटाई होगी, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन होगा, एनिमल्स की डेथ होगी, जो नदियां हैं पहले से छोटी छोटी सूखी हुई, उनमें पानी तो आएगा, पर आसपास रहने वाले क्षेत्र, वहां पर है लोगों के घर डूब जाएंगे, जानवरों के घर डूब जाएंगे, पेड़ पानी के नीचे दब जाएंगे। सेकंड पॉइंट, रिवर ना पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके, और या कभी भी अपना कोर्स चेंज कर लेती है। तो रिवर्स अगर कोर्स चेंज कर लेगी तो रिवर लिंकेज का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। भारत में भाई बहुत सारी नदियां हैं, कोसी नदी हो गई, कई सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, सोन नदी हो गई, जो बार बार अपना कोर्स चेंज कर लेती है, लोग उससे परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं। एंड अगर रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेगी तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और जो इतना पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट वेरी चीप, बहुत पैसा लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो पैसा वेस्ट ही हो जाएगा। अच्छा, इसका इकोलॉजिकल परिणाम भी है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस भी है, इकोलॉजिकल चेंज होगा। अब एक इलाका जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जानवर उसी तरीके से अडेप्ट हो चुके हैं, उनकी लाइफ में भी चेंज आएगा, बहुत बहुत कुछ है। जिस इलाके में लोग रहते हैं उन्हें वहां से जाना पड़ेगा छोड़ के, क्योंकि वहां से वाटर बॉडी पास होगी अब से, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का, अपने घरों को छोड़ छोड़ के लोगों को जाना पड़ेगा, और फिर उन्हें सरकार को रिहेबिलिटेट भी तो कराना पड़ेगा, पुनर्वास भी तो कराना पड़ेगा, डिस्प्लेस अगर होंगे तो। रिहेबिलिटेट करना कई बार चुनौती हो जाती है बहुत बड़ी, ये हमें नर्मदा नदी के साथ देखने मिला, जब नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे थे तब देखने मिला। फिर एक आंदोलन भी शुरू हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारे एग्जाम्पल से कि यस, इट हैज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इकोलॉजी बिल्कुल है, और उसको हमें मिनिमाइज करना है। एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे हैं, नकारात्मक असर बहुत सारे हैं, पर्यावरण के ऊपर, वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर, खासकर आदिवासी समुदायों के ऊपर, ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर, क्योंकि जागरूकता की उन्हें कमी रहेगी, वो समझ नहीं पाएंगे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, सरकार नहीं समझा पाएगी उन्हें, और एक जागरूकता की कमी की वजह से उनके जीवन पे असर आएगा। तो आप समझ सकते हैं दैट इट इज हैविंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एनवायरनमेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। तो ये पॉइंट आपको देखने मिलेगा, ये हमारा कंक्लूजन भी होना चाहिए दैट बैलेंस क्रिएट करना है, और बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि एनवायरनमेंट तो हम प्रोटेक्ट करें ही करें, इसके साथ साथ लोगों की जो ज़रूरत है, अगर वाटर बॉडी से डेवलपमेंट हो सकता है तो डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं लोगों को, बट इन ए सस्टेनेबल वे। रिवर लिंकेजेस के साथ साथ हमें वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। इनफैक्ट वाटर कंजर्वेशन शुड बी आवर प्रायोरिटी। जल संचय, चाहे वो बंद बनाकर, चाहे वो छोटे छोटे तालाब बनाकर, किसी भी रास्ते से वाटर कंजर्वेशन करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से, जिसके द्वारा हम हमारे देश में वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्लीज इसे पढ़ें और जवाब दें। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। क्लाइमेट change is a global problem. How will India be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change? अब ये भी एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज का बेसिकली आपसे इम्पैक्ट ही पूछा एक तरीके से, और वो भी हमारे हिमालयन एरियाज, जो कि अपने आप में एक बहुत ऐसा इलाका है जो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इट इज़ ए हॉट बेड ऑफ डिजास्टर्स, बिकॉज अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे, लैंडस्लाइड्स आते हैं, टेक्टोनिक पॉसिबिलिटी है, भूकंप आ सकते हैं।
इसके अलावा कोस्टल स्टेट्स, ऐसे इलाके जहाँ पे पहले से आप कोस्टल एरियाज में वाटर बॉडीज का कांटेक्ट देखते हैं, तो इनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब वही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में बांट दो इस क्वेश्चन को। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, हम ये बताएंगे कि कैसे भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है और क्लाइमेट चेंज होता किस वजह से है। क्लाइमेट चेंज हैपेंस व्हेन ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। जलवायु परिवर्तन कब हो रहा है, जब दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है पहाड़ियों के ऊपर, इसके साथ साथ नदियों का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, पानी का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, भूकंप जैसी गतिविधियां, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन जैसी गतिविधियां हो रही हैं। इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट पैटर्न में शिफ्ट हो रहा है, लार्ज स्केल शिफ्ट हो रहा है दोस्तों। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है उन कंट्रीज के ऊपर, खासकर उन कंट्रीज के ऊपर जो गरीब हैं या जो डेवलपिंग है। उनकी आबादी कोस्टल एरियाज में काफ़ी रहती है, उनकी आबादी माउंटेन एरियाज में भी अगर लोग रहते हैं तो उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट भी गर्म होता जा रहा है। हिमालयन एरियाज का खासकर तो वाटर मेल्ट होगा, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उनसे पानी बहकर गाँवों की तरफ जाएगा। जैसे आपने एक डिजास्टर उत्तरकाशी का आपको याद होगा, उत्तराखंड का कितना लार्ज स्केल डिजास्टर था, लोगों के घर डूब गए, आसपास के लोग जो ट्रैवल करने आए थे, जो श्रद्धालु आपका केदारनाथ गए थे, वो लोग भी डूब गए। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर इम्पैक्ट्स अस ऑन ए लार्ज स्केल एंड this is our responsibility to protect ourselves from the nature and to protect nature from ourselves. हम खुद को प्रकृति से बचाएं, प्रकृति के कहर से बचाएं, प्रकृति को हमारे कहर से बचाना जरूरी है। तो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, मैंने बताया लार्ज स्केल शिफ्ट इन वेदर पैटर्न्स इज पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने का बहुत असर पड़ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CO2, CH4 एग्जांपल है इसका, है ना। नेक्स्ट, मूविंग अहेड। अब ये जो गैसेस हैं इनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल ऐसे है कि ये अपने साथ गर्मी सोख लेती हैं, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी मीथेन बढ़ेगी उतनी गर्माहट सोख के रखेंगे। और अब आप समझ सकते हैं ठंड के इलाके में अगर गर्माहट बढ़ेगी, again glaciers will melt, water bodies will get excess of water and it will start pouring on the habitations where people are living. जो लोग रहते हैं घरों में, उनके घरों तक पानी आएगा, घर डूब भी सकते हैं। उत्तरकाशी का एग्जांपल हमने देखा जहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इट अनदर डिजास्टर। सो ऑल दीज डिजास्टर्स आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड इन नेचर। ये जितने भी आपदाएं होती हैं कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो आपको मैंने समझा दिया एक इंट्रोडक्शन के तहत कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट मैंने बताया लार्ज स्केल डिजास्टर्स, ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। लार्ज स्केल डिजास्टर्स, बड़े बड़े आपदाएं हमें देखने मिलती हैं, डिजास्टर्स बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, लार्ज स्केल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स हो गया, आपका फ्लड्स हो गया, कोस्टल एरियाज में फ्लड हो गया, केरला में हमने देखा, चेन्नई में हमने देखा, उसके अलावा हिमालयन एरियाज में हमने देखा है। मूविंग अहेड, इम्पैक्ट होता है इसका लाइफ स्टॉक के ऊपर, जानवरों के ऊपर और इंसान के साधारण या सामान्य जीवन के ऊपर भी। जहां पे बारिश नहीं हो रही वहां पे ड्रॉट हो रहा है, वहां पे सूखा पड़ रहा है, कई कई इलाकों में ड्रॉट हो रहा है, कई कई इलाकों में फ्लड्स आ रहे हैं, ज्यादा पानी है तो बाढ़ आ जा रही है, पानी की कमी है तो सूखा पड़ जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। और क्या हो रहा है सर, खेती सही से नहीं हो पा रही, अनाज ज्यादा मात्रा में नहीं उग पाता, फूड इनसिक्योरिटी बनी है, अनाज नहीं उग पा रहा, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, खाद्य असुरक्षा, लोगों के पास अनाज नहीं है भरपेट जीवन जीने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। दिस इज द आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मूविंग अहेड, और क्या लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है आपसे, हाउ दिस रीजन इज अफेक्टेड। डिजास्टर्स तो आप बता ही रहे हो, बट हाउ एग्जैक्टली। इकोनॉमिकली ग्रो नहीं हो पाते रीजन, फैक्ट्रीज लगती हैं तो फैक्ट्रीज सही से काम नहीं कर पाती, इकोनॉमिकली ग्रो नहीं हो पाते रीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, लोग टूरिस्ट जो जाते थे घूमने के लिए हिमालयन एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, वो भी अवॉइड करते हैं, तो इधर के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी गिरेगी, लैक ऑफ इनकम की वजह से भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, आप देख सकते हैं।
सी लेवल राइज होने की वजह से यहाँ पे कोस्टल एरियाज के अंदर आपको देखने मिल रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स का डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन है, आप गूगल करिएगा, इनकी फोटो देख सकते हैं, बंगाल साइड आपको देखने मिलेंगे। ये प्रोटेक्ट करते हैं डिजास्टर से, फ्लड से, बहुत सारी चीजों से, बाढ़ से, वाटर लेवल राइज, सुनामी जैसे प्रॉब्लम से। अगर मैंग्रोव्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन होगा इनका, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। और सी लेवल राइज होने की वजह से ऐसा हो ही रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो ही रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से इम्पैक्ट गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे बड़े ग्लेशियर्स के ऊपर भी है। ये अलग से एक पॉइंट लिख भी देते हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग, 7th पॉइंट यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया। तो काफी हमने एक्सटेंसिव कवरेज कर ली है पॉइंट्स की। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट, जानवरों के ऊपर इम्पैक्ट, यहाँ के नेटिव लोगों के ऊपर इम्पैक्ट, हिमालयन एरियाज के, कोस्टल एरियाज के, शिपिंग और फिशिंग पैटर्न्स पे इम्पैक्ट, मछली पकड़ने मछुआरे जाते हैं, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो मछलियां भी उस क्षेत्र से दूर भाग सकती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से फिशिंग पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। सो लॉट ऑफ इम्पैक्ट इज अकरिंग ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ऑन दीज टू रीजन्स, कोस्टल एरियाज एंड Himalayan areas. But it is our responsibility to ensure that development happens in a moderate way. Development happens in a responsible way. विकास तो हो, देश तरक्की करे, पर जिम्मेदार तरीके से। और जिम्मेदारान तरीके से तरक्की करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कोशिश करनी होगी कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को हम बढ़ावा दें, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को हम बढ़ावा दें। हम कोशिश करें ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम मिनिमाइज कर सके उनका यूज, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें। हम कोशिश कर सके सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दें, इको टूरिज्म जिसे कहते हैं कि अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो आप पहाड़ी इलाकों में, तटीय इलाकों में, कोस्टल एरियाज, हिमालयन एरियाज में, सो डोंट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, अवॉइड मेकिंग एनी डिस्ट्रक्शन और कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन टू द नियर बाय एरियाज। किसी भी इलाके को आप नुकसान ना पहुंचाएं, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, ये सारी चीजें ना फेंकें जो कि उस एरिया के डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मूविंग फर्दर, क्लाइमेट चेंज का हमारे कोस्टल स्टेट्स पे और हिमालयन स्टेट्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। हमें इमीडिएटली इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कई सारे एक्शंस लेने होंगे, प्रोविजन शुरू करने होंगे। नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, NAPCC जैसा हमारे पास एक प्रोग्राम भी है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। बट अगर वो इफेक्टिव नहीं हुआ तो इट कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन टू आवर कोस्टल एंड हिमालयन रीजन्स। तो फाइनली बस मैं यही कहूँगा, रिस्पॉन्सिबल रहना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है और कोशिश करनी है कि जो भी हम डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं वहाँ पे रिस्टोरेशन करें और आगे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। दैट इज इट। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना लिखना था। मेरी तरफ से ये 2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करे गए। अगर आप और बेहतर जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए, आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे आना होगा, क्योंकि फाउंडेशन बैच ही बनाएगी ना यार प्रीलिम्स और मेंस की। तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करने के लिए, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस इफ यू वांट टू अपीयर इन 2023 बैच और 24 ऑल्सो, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू टू ज्वाइन। इवनिंग 6 PM लास्ट बैच हमारा है। ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। आपको कोर्स में जाकर बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑफर्स का ऑप्शन होगा, एंटर कूपन कोड, आपको VASU, वसु, V फॉर विक्ट्री, वसु लाइव आपको देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा। वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड को लगाने से मिलेगा आपको। 1-on-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और पूरा GS फाउंडेशन प्रीलिम्स और मेंस का मिलेगा, जिससे आप बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। जरूर मिलेंगे आप सबसे हम हमारे बैच 5 के अंदर, जिसमें मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू। विल सी ईच अदर इन बैच 5। डू यूज वसु लाइव कूपन कोड। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। इट इज वसु कटारा स्टडी IQ, जो आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इट इज वसु कटारा स्टडी IQ और आपको इस पर जरूर जुड़ना है। दिस इज द लिंक, प्लीज ज्वाइन इट, प्लीज ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। कोई और कम्युनिकेशन चाहिए तो दिस इज आवर मेल ID vasu.katara@studiiq.com। थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। गुड लक, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।